हेलो एवरीवन, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, केवल व्यक्तिगत खाते तथा वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल अकाउंट्स एंड आपके वास्तविक यानी कि रियल अकाउंट्स। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है जो थर्ड टाइप का अकाउंट होता है आपका लाइक नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते जिसको आए हुए खाते भी बोलते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है और वो केवल और केवल बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठे। बाकी सभी में आपका नॉमिनल अकाउंट्स की चीज़ें भी आती हैं लाइक इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका पेटेंट अधिकार खाता है। पेटेंट अधिकार, आपको पता है पेटेंट अधिकार ये एक संपत्ति आप असेट साइड में शो करते हो और कोई भी संपत्ति खाता है वो आपका रियल अकाउंट होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वास्तविक खाता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व नहीं है, यानी कि करंट लाइबिलिटी कौन सा नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक अधिविकर्ष, सेकेंड ऑप्शन है आपका डूबत ऋण के लिए प्रावधान, शोधनीय ऋण पत्र या भुगतान योग्य खाते। तो इन सब में मैं बता दूं आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, शोधनीय ऋण पत्र। बिकॉज ऑफ देखिए डिवेंचर्स की बात हो रही है तो लाइबिलिटी तो है ही, ये शोधनीय बात हो रही है। शोधनीय जो होते हैं आपके डिवेंचर्स वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है, और शॉर्ट टर्म चीज़ें जो होती हैं वही आपकी करंट में आती हैं। तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये आपका करंट लाइबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यापारिक व्यवहार निम्नलिखित में से किसको प्रभावित कर सकता है या करता है। पहला ऑप्शन है आपका कम से कम एक खाते को, कम से कम दो खाते को, अधिकतम दो खाते को या अधिकतम तीन खातों को। तो आपको पता है कोई भी हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो दो खातों को इफेक्ट करता है और मैक्सिमम दो ही खातों को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अधिकतम दो खातों को। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, रूढ़िवादिता परिपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन लागत पर, दूसरा है बाजार मूल्य पर, तीसरा है लागत व बाजार मूल्य में जो कम हो उस पर, या लागत या बाजार मूल्य में जो अधिक हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आई थिंक आप सबको पता होगा अगर आपने थ्योरीज पढ़ रखी हैं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लागत और बाजार मूल्य में जो कम हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कंपनी 10 रुपये मूल्य के 100 अंशों को जिन पर 300 रुपये प्राप्त किए जा चुके हैं हरण कर लेती है। ठीक है, यदि इन अंशों को 900 रुपये में पूर्णदत्त अंशों के रूप में पुनर्निर्गमित किया जाता है तो पूंजी संचय खाते में कितनी राशि ले जाई जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक तो हरण वाली बात है, दूसरा उसको पुनर्निर्गमित रीइश्यू की बात है और तीसरा पूंजी संचय में कितनी राशि जाएगी यानी कि ट्रांसफर वाली बात है। तो इस क्वेश्चन को ना इस तीनों ही सिचुएशन में बनने वाली एंट्री के थ्रू समझते हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पे अब 3 एंट्री शो हो रही हैं। पहली एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड एंड टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बट इस क्वेश्चन में देखिए हमें केवल फॉरफिटेड की अमाउंट दे दिया यानी कि 300 रुपये रिसीव हुए थे। तो देखिए फॉरफिटेड में क्या जाता है, हरण किए गए अंशों से प्राप्त राशि आपको तो 300 मिली है। वैसे थे 10 वाले 100, तो कैपिटल में जाएगा 1000 अमाउंट, यहाँ पे 300। बाकी जो तीनों बचे ना शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल जिसका डिस्क्रिप्शन कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पे 700 इनकी टोटल अमाउंट होगी। नेक्स्ट एंट्री है आपकी री इशू की। अब देखो 1000 रुपये थे बट 900 रिसीव हुए, दैट मीन्स 100 रुपये का डिस्काउंट रहा है यहाँ पर, तो वो डिस्काउंट की अमाउंट यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट में डल गया। ओके, अब ना लास्ट एंट्री की बात कर लेते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर जिससे निकलने वाला है कि पूंजी खाते में कितनी राशि जाएगी। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ये एंट्री बनेगी और यहाँ पे जो अमाउंट जाती थी कि पहली एंट्री में फॉरफिटेड क्रेडिट हुआ था 300 से, दूसरी एंट्री में डेबिट हुआ 100 से, इसमें जाता है आपका इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस यानी कि जो है 200 रुपीज़। ओके, इसको इस तरह से समझ सकते हो कि फॉरफिटेड अकाउंट आप बनाएंगे एंड उसका बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो ज़रा देखिए आपके ऑप्शन में है 200, हाँ जी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होता है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तीसरे पक्ष के प्रति, फर्म के प्रति, फर्म के अन्य साझेदारों के प्रति, इनमें से सभी के प्रति। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, तीसरे पक्षकार के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसे कहते हैं। तो देखो मैं बता दूं जो प्रदर्शन द्वारा साझेदार होता है ना वो एक्चुअल में साझेदार होता ही नहीं है, बस खुद को एज अ पार्टनर वो प्रदर्शित करता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शुरू के तीनों ऑप्शन में आ रहा है कि वह साझेदार, जबकि तो कोई साझेदार होता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वह व्यक्ति जो साझेदार नहीं है किंतु साझेदार होने का प्रदर्शन करता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लागत 18,000 रुपये तथा लागत पर लाभ का परसेंट है 33.3%, तो लाभ की राशि ज्ञात करो। देखो यहाँ ये बहुत ही सिंपल है, आपको क्वेश्चन में लागत गिवन है और लागत पर ही आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्टली आप 18,000 का निकाल दीजिए 33/3%। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18,000 और 33/3 को जब आप सही बट्टे में सिंपल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 100/3। बिकॉज ऑफ परसेंट का साइन है, इसे हटाओगे तो नीचे 100 और बढ़ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 0 से 2 0 कट, 3 से 18,000 कट करोगे तो 6,000 आएगा। 6,000 देखिए कहाँ है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6,000 रुपीज। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यालय का प्राथमिक कार्य है। पहला ऑप्शन अभिलेख तैयार करना, बिल्कुल सही। प्रयोग करना और उन्हें भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना, भाई यही होता है कार्यालय का प्राथमिक कार्य। तो बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कार्यवाही को सदैव पूर्व निर्धारित क्रम और ढंग से संपादित करना क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन ए कार्य प्रणाली, बी है नियोजन क्रम, या कार्य परिपाटी, या ए और सी दोनों। तो मैं आपको बता दूं, अगर पहले से ही निर्धारित निश्चित क्रम में और ढंग से आप किसी कार्य को करते हो तो वो कार्य परिपाटी होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब श्रेणी विभाजन विधि संबंधित है कार्य विभाजन से, कार्य मापन से, कार्य मूल्यांकन से, या इनमें से कोई नहीं? तो श्रेणी विभाजन, ध्यान रखिएगा, श्रेणी विभाजन आता है तो वो मूल्यांकन से रिलेट करती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, कार्य मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में किस प्रकार की रीति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन ए है विचारक रीति, बी है आर्थिक रीति, सी है सामाजिक रीति, या डी है नैतिक रीति। तो आप सभी को पता होगा, इसका आइडिया लगा लिया होगा आपने। अर्थशास्त्र जो है आपका मौद्रिक चीजों से रिलेट करता है, इकोनॉमिक पूरा होता है, आर्थिक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। ओके, है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सबसे जोखिमपूर्ण प्रतिभूति मानी जाती है। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स को माना जाता है, ऑप्शन सी समता अंश। ओके, नेक्स्ट है आपका, लाभांश या ब्याज दर किस प्रतिभूति के संबंध में पूर्व निर्धारित नहीं होती है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इक्विटी शेयर्स यानी कि समतांश। क्योंकि बाकी सभी लाइक ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर्स की बात कर लो, या शोध्य अधिमानंश यानी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या संचयी अधिमानंश यानी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इन सभी में इंटरेस्ट रेट या डिविडेंड रेट पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। तो इसका यहाँ पे पूछा है नहीं होता है, पूर्व निर्धारित नहीं होता है, तो भाई वो इक्विटी शेयर्स हैं, समता अंश। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, पैन का अर्थ है PAN, आपको पता ही होगा। इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, स्थायी खाता संख्या यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी के लिए आयकर विवरणी, पहला ऑप्शन दाखिल करना जरूरी होता है, सेकेंड ऑप्शन है दाखिल करना जरूरी नहीं होता, थर्ड ऑप्शन केवल लाभ होने की दशा में दाखिल करना जरूरी होता है, ऑप्शन डी केवल हानि की दशा में दाखिल करना जरूरी या हानि की दशा में दाखिल करना नहीं होता है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोई भी सिचुएशन हो, एक कंपनी को आयकर विवरणी दाखिल करना जरूरी होता है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ए और बी एक व्यवसाय के लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में कर रहे हैं। उन्होंने सी को प्रवेश कराने का निर्णय लिया, जो ए से उसके लाभ का 1/3 और बी से उसके लाभ का 1/2 भाग प्राप्त करता है, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी हम नेम देखिए पार्टनर्स हैं आपके पास A B और अभी न्यू बंदा आया C। ठीक है, और अगर हम रेशो की बात करें तो ओल्ड रेशो जो गिवन है वो है 3:2। दैट मीन्स A का रेशो हुआ 3/5 एंड B का हुआ 2/5। 5 क्यों भाई? 5 यानी अपॉन में आता है अनुपातिक योग यानी कि टोटल। ओके, अब हमारी बात आ रही है कि न्यू रेशो की। तो सबसे पहले हम देखते हैं C को। इसने बोला कि C अपने हिस्से का ना A से तो लेगा उसके लाभ का 1/3, तो C को मिलेगा A के लाभ का, A का कितना हिस्सा था 3/5, तो 3/5 का 1/3
ओके। और बी के हिस्से का लेगा वो 1/2, तो बी का हिस्सा 2/5 है, उसका 1/2, और दोनों मिला के इसका हिस्सा बनेगा, तो बीच में आएगा प्लस का साइन। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आया 1/5 यानी ए से भी 1/5 मिला और बी से भी 1/5 मिला, और इसका हिस्सा हो गया 2/5। तो इस तरह हमें सी का हिस्सा पता चल गया। अब आते हैं ए और बी के हिस्से के बारे में। तो ए का पहले था 3/5, अब उसने दे दिया ना अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा सी को, कितना दिया 1/5, तो वो हटा दो इसमें से, तो हम 3/5 में से माइनस करेंगे 1/5, ये आया 2/5। ओके। इसी तरह से हम बी पे आते हैं। बी का पहले हिस्सा है 2/5, उसने भी सी को कुछ दिया था, वो बैठा था 1/5, वो इसमें से अब हटा दीजिए क्योंकि वो दे चुका है, तो माइनस करके आपके पास आया 1/5। तो देखो नीचे बेस में 5, 5, 5 तीनों रेशो में सेम है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, काउंट होगा केवल ऊपर वाला, तो 2:1:2 इसको ये लिखेंगे। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? चेक कीजिए। हाँ जी, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, 2:1:2, दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके। और अगर आपको रेशो को लेके कोई दिक्कत है ना, रेशोज कैसे निकालते हैं और कितनी सिचुएशंस होती हैं टोटल, और कोई पार्टनर आ रहा है तब रेशो निकालना, और कोई पार्टनर अगर जा रहा है फर्म छोड़कर तो क्या रेशो होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक पे आपको वीडियो अवेलेबल करवाऊंगी, वो आपसे मिस ना हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता है? ए ऑप्शन एक पागल व्यक्ति, बी ऑप्शन एक निगम, सी है एक अवयस्क, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, इनमें से कोई भी एक पार्टनर नहीं हो सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की 2020 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यदि कोई साझेदार ना होते हुए भी इस प्रकार का आचरण करे कि अन्य व्यक्तियों से फर्म का साझेदार समझे तथा उस विश्वास पर फर्म के साथ लेन देन भी करे, तो ऐसा साझेदार कहलाएगा। देखो भाई, अगर ऐसी कंडीशन होती है कि कोई अपने आप को प्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर और लोग विश्वास भी कर लेते हैं और उसके साथ लेन देन की बात भी हो जाती है, तो भाई उसको सामान्य साझेदार ही समझा जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य साझेदार। ओके। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन के साथ में ये वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।